हाँ जी, आ रही है आप लोगों को मेरी आवाज क्लियर? यस सर। अब इसके अंदर बहुत सारे टीचर्स ना क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से स्टार्ट करते हैं और बहुत बच्चों को यही क्लियर नहीं हो पाता है कि हमें इस क्वेश्चन को शुरू कैसे करना चाहिए। तो मैं आपके सामने इस क्वेश्चन को कर रहा हूं, बाद में जाकर सब कुछ आप पे डिपेंड करेगा कि आप इस क्वेश्चन को कैसे शुरू करना चाहते हो। लेकिन मैं कैसे शुरू करता हूं, मैं पहले अपने तरीके से शुरू कर रहा हूं। दो तरीके हैं चीजों को स्टार्ट करने के। एक, पहले पूरा ट्रेडिंग अकाउंट बना लो, पूरा P&L अकाउंट बनाओ, फिर उसके बाद बैलेंस शीट बनाओ। लेकिन ऐसे करने से ना, ये तो तभी पॉसिबल है जब आप क्वेश्चन को शुरू से ऊपर से नीचे तक पहले देखो। ट्रेडिंग अकाउंट की आइटम कौन कौन सी है वो मैं डालता हूं, P&L की कौन कौन सी है फिर डालूंगा, बैलेंस शीट की कौन कौन सी है फिर डालूंगा। लेकिन दूसरा तरीका जो आप लोगों के लिए आसान रहेगा वो ये कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब इन आइटम्स को हम डालते चले जाएं ऑर्डर में, जोन सी जहां पे जानी है वहां पे। फिलहाल मैं ऐसे ही स्टार्ट कर रहा हूं। तो सबसे पहली आइटम है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक मेरा है 20,000, वो मैंने यहां डाल दिया। अब सवाल उठता है कि बच्चे कहते हैं सर आपने इसे ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे क्यों डाला? द रीजन इज वेरी सिंपल कि मेरी जितनी भी गुड्स की कॉस्ट है उसको मैं डेबिट में रिकॉर्ड करना चाहता हूं, और सेलिंग प्राइस यानी कि सेल्स को मैं क्रेडिट में रिकॉर्ड करूंगा, और बाद में सेल्स में से मैं कॉस्ट माइनस करूंगा तो मेरा प्रॉफिट आएगा, एसपी माइनस सीपी। तो कॉस्ट का मतलब है, जब जब वी आर टॉकिंग अबाउट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो वी विल फर्स्ट आइटम वी विल टॉक अबाउट इज ओपनिंग स्टॉक। ठीक है। अब उसके बाद यहां पे रिटर्न्स दिए हुए हैं दो, तो इनमें से एक को बोलेंगे सेल्स रिटर्न और एक को बोलेंगे परचेज रिटर्न। मतलब ये जो रिटर्न है, एक सेल्स रिटर्न है और एक परचेज रिटर्न है, क्योंकि डेबिट में भी दिया हुआ है क्रेडिट में भी। अच्छा, अब इसके लिए एक ये आइटम देखो जिसको मैंने हाईलाइट किया है, और फिर ये देखते हैं, ये दोनों इंटरलिंक्ड है। अभी मुझे बताओ इस क्वेश्चन में सेल्स कितनी है, परचेज कितनी है? सर परचेज है 2,50,000 ओके, और सर सेल्स है 4,50,000। परचेज है 2,50,000 और सेल्स है 4,50,000। तो हमें ये जो इनकी रिटर्न्स हैं वो इनमें से माइनस करनी है। परचेज रिटर्न को परचेज में से माइनस करना है और सेल्स रिटर्न को सेल्स में से। ठीक है। अब ये परचेज है, तो परचेज रिटर्न जो है उसकी ऑपोजिट साइड वाली होगी, यानी कि 5,000 परचेज रिटर्न है, ऐसे ही 4.5 लाख हमारी सेल्स है, तो 10,000 की हमारी सेल्स रिटर्न है। तो यानी कि मैं 2.5 लाख में से 5,000 माइनस करूंगा और 4.5 लाख में से 10,000। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। सब लोगों को समझ में आ रहा है? यस सर। हम लोगों को ट्रेडिंग अकाउंट में नेट परचेजेस और नेट सेल्स डालनी होती है, नेट परचेज और नेट सेल्स।
मतलब रिटर्न्स काट के, क्योंकि वो माल हमारे पास वापस आ गया तो हम लोगों को उसे काट देना होता है। ठीक है, समझ गए? यस सर। तो ओपनिंग स्टॉक हो गया, रिटर्न्स हो गए, परचेज और सेल्स हो गए। मैं धीरे धीरे करके पूरा ट्रेडिंग पूरा ट्रायल बैलेंस कहीं ना कहीं ट्रांसफर कर दूंगा। सफेद, लाल, हरी, और काली चीजें, व्हाइट तो है पीली नहीं है और नीली भी है। नीली तो 2 घंटा तो मैं ले चुका था, वो करके थी उसमें। किधर लगानी है ये मैं इसके बॉक्स लगा रहा हूँ ना, इसके डब्ल्यू वाले जो बॉक्स है स्विच बोर्ड वो लगा रहा हूँ। डब्ल्यू वाले तो चीनी की हमारी लाइट लगी है ना, इसके पास जो लाइट में तार डलनी थी पहले, नहीं तार डली हुई, उनका बॉक्स लगेगा ना ऐसे ऊपर चढ़ते ही फ्रंट पे जो बक्सा आ रहा है वो बक्सा लगेगा। तो ये शब्द भाई समझा के गए हैं या? जी हाँ, वो ये बोल रहे थे उनके उसके अंदर में एक लाइट का सर्किट और 2 टूबे की डालनी है और ये जो ना एक एक बार नहीं कौन से रंग की डालनी है ये बता के गए हैं। जी हाँ बता रहे थे। तो फिर मतलब देखा जाए पीली बिजली तो होगी भी नहीं यार। तो फिर मैं एक काम करता हूँ ना, वहाँ जो रखी है हरी, मैं उनसे पूछ के डालिए, क्योंकि एक बार कलर कॉम्बिनेशन बिगड़ गए ना तो फिर बाद में ध्यान मैं टूए का जो है ना जोड़ा बना के डालता हूँ, ऐसा जोड़ा। अच्छा उनसे एक बार फोन पे बात कर ले, मैं ये कह रहा हूँ उनको बता दे कि ये तार नहीं है। अगर वो कहें कि रुक जा फिर कोई और काम कर ले तो फिर कोई और काम कर लेगा। तो आप आप बोल दो 2 मिनट में शुरू कर रहा हूँ। हाँ तो ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया, नेट परचेज और नेट सेल्स वाला। ठीक है, यस सर। यस सर। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कैरेज ऑन परचेजेस। कैरेज ऑन परचेजेस हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे आएगा 3000। फ्रेट ऑन सेल्स हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे आएगा। ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस इसलिए है क्योंकि ये फ्रेट का मतलब भी किराया होता है, कैरेज का मतलब भी किराया होता है, लेकिन ये ऑन सेल्स बोला है, इसका मतलब है माल बेचने पर हमें कहीं पे भिजवाना है, भिजवाने का किराया, तो वो गुड्स की कॉस्ट में नहीं जोड़ा जाता, वो अलग से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा जाता है। और जब हम अपना नेट प्रॉफिट निकालेंगे तो उसके अंदर काट देते हैं हम इस अमाउंट को, मतलब हमारी इनकम में से ये एक्सपेंसेस कटते हैं तो हमारा नेट प्रॉफिट निकलता है। बट ये गुड्स की कॉस्ट में नहीं जोड़ते, मतलब इट इज इनडायरेक्ट एक्सपेंस नॉट डायरेक्ट एक्सपेंस। ये आपको धीरे धीरे पहचान होगी कि कौन सा डायरेक्ट है कौन सा इनडायरेक्ट है। रेंट, रेंट इज ऑल्सो इनडायरेक्ट एक्सपेंस, लेकिन यहाँ पे रेंट एक रिसीव्ड भी दे रखा है और एक पेड भी दे रखा है, रेंट 2 दे रखे हैं। 5000 पेड वाला रेंट है, 3000 रिसीव्ड वाला रेंट है, तो वो इनकम हो गया और वो एक्सपेंस हो गया। ठीक है सर। जी। सर ये इनडायरेक्ट कैसे पता चलता है कि कौन कौन से होते हैं इनडायरेक्ट? देखो मैंने आपको बोला ना कि गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाते हैं, और वो मोस्टली फैक्ट्री के होते हैं। मैं अभी यही कहने वाला था कि अगर इस रेंट की जगह मैं लिख देता फैक्ट्री रेंट तो फिर ये डायरेक्ट एक्सपेंस बन जाता, क्योंकि ये गुड्स की कॉस्ट को डायरेक्टली बढ़ाएगा। तो सब कुछ गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग से लिंक्ड है। अभी ये सर रेंट पर ये जो फ्राइट ऑन सेल्स है ये भी तो फैक्ट्री से रिलेटेड है, वो भी नहीं नहीं, सेल्स के ऊपर ही। मैंने अभी एक डायग्राम बनाया था यहाँ पर। मान लो कि ये फैक्ट्री है, अब ये फैक्ट्री का गेट है, इस गेट के अंदर आते वक्त
और इसके अंदर जो भी खर्चा हो रहा है वो सब डायरेक्ट एक्सपेंस है। लेकिन जब हम माल को कहीं पे भिजवा रहे हैं तो अगर हम कोई फ्रेट पे कर रहे हैं तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, वो फैक्ट्री के बाहर की बात है। अब वो एक अलग बात है कि आप उसको भी गुड्स की कॉस्ट में लेना चाहते हो तो वो आपकी मर्जी है, लेकिन गुड्स की कॉस्ट में लिया नहीं जाता किसी भी बुक में कहीं पर भी। जो किराया हम लोग गुड्स को भिजवाने में लेते हैं वो गुड्स की कॉस्ट में नहीं जोड़ा जाता। गुड्स की कॉस्ट में सिर्फ रॉ मटेरियल को मंगवाने का किराया जोड़ा जाता है। वो बात अलग है कि बिजनेसमैन भेजने का किराया सामने वाले से ही वसूलता है, लेकिन अपनी जेब से खर्चेगा तो वो उसके लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, वो हमारे प्रॉफिट को कम करेगा। लेकिन गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग का के एक्सपेंस डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं जो ट्रेडिंग में आएंगे। देखो खर्चे तो हमें सारे माइनस करने हैं, हमारा नेट प्रॉफिट मतलब सारे खर्चों के बाद वाला प्रॉफिट। अब उनमें से आप किसको डायरेक्ट किसको इनडायरेक्ट लेते हो वो आपकी चॉइस है, मगर जो एक डेफिनेशन बनी हुई है कि जो गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है या फिनिश्ड गुड्स के बनने से पहले वाले जितने भी खर्चे हैं वो सब डायरेक्ट एक्सपेंस माने जाते हैं। एक बार गुड्स बन के तैयार हो गए तो उनकी एक कॉस्टिंग निकाली जाती है, तो वो कॉस्टिंग में इंक्लूड होता है कैरिज ऑन परचेजेस या फ्रेट ऑन परचेजेस, लेकिन फ्रेट ऑन सेल्स नहीं। ठीक है। ओके सर। टैक्सेस एंड इंश्योरेंस, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। टैक्सेस एंड इंश्योरेंस मतलब हमने किसी चीज की इंश्योरेंस कराई तो उसका प्रीमियम वगैरह देना होता है, या कोई किसी तरह का कोई टैक्स है। अब यहाँ मेंशन नहीं है कि टैक्स कौन सा टैक्स, तो हम इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस ले रहे हैं। लेकिन अगर वो टैक्स, जैसे ये भी एक टैक्स था जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, जिसको हम लोग बोलते हैं कस्टम ड्यूटी और ऑक्ट्रॉय, तो ये माल को मंगवाने के ऊपर जो खर्चा होता है वो खर्चा, मतलब एक तरह से कस्टम ड्यूटी भी एक तरह का टैक्स है जो रॉ मटेरियल मंगवाने पे हो रहा है। ऑक्ट्रॉय भी एक तरह का ऐसा टैक्स है जो रॉ मटेरियल को मंगवाने पे हो रहा है किसी दूसरी स्टेट या दूसरी कंट्री से, तो उनको भी हम डायरेक्ट एक्सपेंस में गिनेंगे। मशीनरी, मशीनरी हमारे लिए एक असेट है, तो ये मैं असेट्स में ले जाऊंगा 2 लाख। बिल्डिंग हमारा एक असेट है 5 लाख। ठीक है। डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, ये हमारे पर्सनल अकाउंट है लेकिन ये भी हमारे असेट्स हैं और लाइबिलिटीज हैं। डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, डेटर्स हैं 72,000 के, क्रेडिटर्स हैं 50,000 के। बैड डेब्ट्स, ये हमारे लिए मतलब एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, यानी कि नॉमिनल अकाउंट है जिसको मेरे को यहाँ ट्रांसफर करके क्लोज करना है। बैड डेब्ट्स को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करके उसका अकाउंट क्लोज कर दिया मैंने, मतलब मैंने अपने और सारे लॉसेस के साथ इसको भी डाल दिया ताकि हमारे इनकम में से ये भी कट जाए और कटने के बाद हमारा नेट प्रॉफिट आए। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 1,000 रुपीज, ये मैं यहाँ डाल रहा हूँ क्रेडिट में, लेकिन इसका रीजन बाद में क्लियर करूंगा ढंग से कि क्यों डाला है मैंने। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये होता क्या है, इस पर पूरी एक क्लास लगाऊंगा अलग से, लेकिन अभी के लिए मैं इसको यहां डाल रहा हूं। इसका रीजन बाद में समझाऊंगा कि ये यहां क्यों डाला गया। 1,000 रुपए, ठीक है। अभी मैं इसका रीजन नहीं दूंगा, इसका रीजन दूंगा जरूर, लेकिन इसके लिए अलग से क्लास लगानी पड़ेगी, पूरा टॉपिक यही है अलग से। फिर आता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट जो पे किया है वो हमारा एक्सपेंस है, जो मिला है वो हमारे लिए इनकम है। तो 2,000 हमने इंटरेस्ट पे किया है, 800 हमें इंटरेस्ट मिला है। ठीक है। कमीशन,
जो पे करी है वो हमारे लिए लॉस है, जो मिली है वो हमारे लिए इनकम है। कमीशन पेड है 4000 और कमीशन रिसीव्ड है 500। ठीक है। डिस्काउंट, जो डेबिट में डिस्काउंट है दैट इज डिस्काउंट अलाउड 2500 रुपए। जो क्रेडिट में डिस्काउंट है दैट इज डिस्काउंट रिसीव्ड 1500 रुपए। ठीक है। बिल्स पेबल एंड बिल रिसीवेबल, ये हमारे लिए लाइबिलिटी और असेट है। बिल्स पेबल एंड बिल्स रिसीवेबल, ये हमारे लिए असेट है और लाइबिलिटी है। असेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, तो ये जो 12,000 डेबिट वाला है ये बिल रिसीवेबल का है, और जो ये 10,000 है ये बिल्स पेबल का है। मैंने जानबूझ के उल्टा दिया हुआ है, ध्यान रखना। कस्टम ड्यूटी, ये डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। सैलरीज, ये ऑफिस के स्टाफ की सैलरीज हैं, ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है 35,000। फ्यूल पावर एंड गैस, फ्यूल पावर एंड गैस, ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है 12,000। सन्ड्री एक्सपेंसेस, मतलब कोई छोटे मोटे खर्चे होंगे जिनको हमने सन्ड्री एक्सपेंसेस कहा है, ये भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, मतलब इट इज नथिंग रिलेटेड टू फैक्ट्री। तो ये हमारा सारे छोटे मोटे खर्चे हैं ऑफिस के या इधर उधर के होंगे। वेजेस, मजदूरों को जो लेबर दी जाती है वो वेजेस हैं, ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये दोनों हमारे असेट्स हैं 15,000 22,000। ट्रेड एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगे। बहुत बारी इसके नाम से ऐसा लगता है कि ये ट्रेडिंग अकाउंट में आने चाहिए, लेकिन ट्रेड एक्सपेंसेस का मतलब ये नहीं है कि ये गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है। मतलब जो हम ट्रेड कर रहे हैं, मतलब माल बेच रहे हैं, उसमें कुछ खर्चा हुआ है, हमारा क्या हुआ है डिटेल नहीं है, बट वो ट्रेड एक्सपेंसेस हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, गुड्स की कॉस्ट में नहीं जुड़े होते। हम अलग से इनको अपने प्रॉफिट में से काटते हैं नेट प्रॉफिट निकालने के लिए। 3,500। ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स जो है वो यहाँ कैपिटल में से माइनस की जाती हैं। ड्रॉइंग्स मतलब हमारे को कैपिटल लास्ट में दी हुई है 7 लाख रुपए, उसमें से ड्रॉइंग्स हमारी हैं 30,000 रुपए, तो वो इस 7 लाख में से माइनस हो जाएंगी 30,000 रुपए, तो 6,70,000 रुपए कैपिटल में से ड्रॉइंग्स माइनस करके आ गए। लोन एट 10%, ये हमारी लाइबिलिटी है। लोन एट 10%, ये हमने एक लोन लिया हुआ है 20,000 रुपए का, तो ये हमारी लाइबिलिटी है, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पर आ गया। इंटरेस्ट ऑन लोन 1,500 रुपए है, ये हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। इंटरेस्ट ऑन लोन 1,500 रुपए P&L में आ गया। ऑक्ट्रॉय, ये हमारा एक डायरेक्ट एक्सपेंस है। ट्रॉय है हमारा 2,700 रुपए। उसके बाद आ गया हमारा बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, ये हमारे लिए एक इनकम हो गई, तो ये हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ गई बैड डेब्ट्स रिकवर्ड 400 रुपए। अब आप एक बात बताओ, क्या मैंने सारी आइटम्स ट्रांसफर कर ली हैं या कोई रह गई है? सर वो क्लोजिंग स्टॉक वाली रह गई। क्लोजिंग Yes, sir. स्टॉक, क्लोजिंग ट्रायल स्टॉक। बैलेंस के अंदर वाली आइटम्स तो सब ट्रांसफर हो गई ना कहीं। यस सर। यस अब देखो क्लोजिंग स्टॉक को मैं कहां कहां डाल रहा हूं। क्लोजिंग स्टॉक एक तो आएगा ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे 50,000, और एक आएगा बैलेंस शीट की असेट साइड पर
50,000। ये दो जगह आएगा। उसका रीजन है, ये ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड पे इसलिए आएगा क्योंकि ये जो मैंने अभी ब्लू से राउंड लगाया है, ये फॉर्मूला था ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये जो माइनस क्लोजिंग स्टॉक लिखा हुआ है ना, ये क्लोजिंग स्टॉक ऑपोजिट साइड पर लिखने का मतलब है कि हम माइनस कर रहे हैं, सीओजीएस के लिए माइनस कर रहे हैं, मतलब इन सब में से माइनस हो रहा है। ये माइनस ऑपोजिट साइड पे लिखने का मतलब है टोटल करते वक्त डिडक्ट हो जाएगा ये, मतलब डेबिट का उल्टा क्रेडिट होता है। तो अगर ये सारी चीजें डेबिट साइड पे लिखी जाएंगी तो ये क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा, तो ये टोटलिंग में माइनस हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, यस सर। अब मैं आपके सामने टोटलिंग कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। अब ये और सर टोटल ये एसेट साइड पे क्यों आया था क्लोजिंग स्टॉक? क्लोजिंग स्टॉक असेट साइड पे इसलिए आया क्योंकि असेट्स जो मैंने लिखे हैं ना, ये अगले साल कैरी ऑन होने हैं, यानी कि अगला साल हम इन असेट्स के साथ शुरू करेंगे, तो इस साल का क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा ना। मतलब ये यस वो सर। स्टॉक है जो बच गया हमारा इस साल, जो मतलब इस साल हम बेच नहीं पाए हैं, तो ये अगले साल बिकेगा ना, तो ये अगले साल का ओपनिंग स्टॉक कंसीडर होगा। ये ओके सर। ये जो 20,000 का आप ओपनिंग स्टॉक देख रहे हो ना, ये पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक रहा होगा जो इस साल का ओपनिंग स्टॉक बन गया। समझ गए? यस सर। तो ये वो स्टॉक है, तो ये हम बाकी असेट्स के साथ लिखते हैं क्योंकि ये अगले साल कैरी हो जाएंगे। तो ये जितने भी असेट्स और लायबिलिटीज हैं, आपको याद है जर्नल के टाइम पर हमने एक एंट्री करी थी जिसको कहते हैं ओपनिंग एंट्री। एक ओपनिंग एंट्री बनाई थी मैंने, बहुत सारे डेबिट करके और टू कुछ कुछ क्रेडिट करके और टू कैपिटल ऐसे करके कुछ बनाई थी। ध्यान आया कुछ? यस सर। तो ये जो असेट्स और लायबिलिटीज देख रहे हो, इनसे ओपनिंग एंट्री बनेगी अगले साल की। ये ग्रॉस प्रॉफिट है हमारा 7 और 3 10, 1 और 5 सर 6 सर फॉर्मेट यही होता है ना इन सब का, मतलब ऐसे ही सेम, अगर ये क्वेश्चन आ गया तो ऐसे ही बना के आ ऐसे जाए ही ना। करना है, बिल्कुल ऐसे ही करना है। 6 3 9 3 12 2 14 2 16 और 4 20 2 2 4 4 8 9 2 11 और 8 19 1 और 2 3 1 4। हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आया है 184,300। अब हमारी यहाँ क्रेडिट, ये ग्रॉस प्रॉफिट हमारा यहाँ ट्रांसफर होता है P&L अकाउंट में। अब हमारे ये सारे टोटल मिलाकर हैं 3 3 और 8 11 11 और 10 21 और 4 25 2 और 1 3 और 1 4 3 7 4 11 1 और 8 9 191,500। अब इसमें से मैं ये सारे माइनस करूंगा, 5 और 5 10 5 15 1 और 4 5 5 10 6 16 3 19 2 21 4 25 2 27 32 4 36 और 4 40 41 4 3 7 2 9 1,21,000 का नेट प्रॉफिट आ गया हमारा, जो कैपिटल में ऐड होगा 1,21,000। 7 और 2 9 6 और 1 8 891 टोटल हो गया। तो ये हो गया 1,000। 5 और 1 6 2 8 और 9 17 1 और 8 9 971। और इधर का टोटल है 2 2 4 और 5 9 और 2 11 1 और 2
नहीं सॉरी, 1 और 7 8 और 1 9 और 1 10 और 2 12 और 5 17, 1 और 2 3 और 5 8 8। इधर का टोटल 871 आ रहा है, इधर का 971 आ रहा है। कहीं 1 लाख की मेरी गड़बड़ है, रुक जाओ मैं चेक कर लूं। सॉरी, 8,71,000। ठीक है, क्लियर हुआ? बेसिकली सर ये फाइनल फॉर्मेट होता है ना? हाँ, मतलब इसके अंदर ना एक छोटी सी चीज मैं अभी ऐड करूंगा, वो ऐड ये करूंगा। खैर इसमें तो है ही ना, ये लिखा हुआ है ना, जैसे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2018, यहाँ पे लिखना होता है एज एट 31 दिसंबर 2018। मतलब ये डेट नहीं लिखी थी मैंने, बाकी सब बिल्कुल एज इट इज एग्जैक्ट जैसे मैंने लिखा है वैसे करना है। ओके सर। ठीक है, ये इसमें किसी को कुछ पूछना है तो दोबारा से रीजॉइन करो, नहीं तो फिर ये आपने 3 टाइम्स मुझे करके भेजना है। ये क्वेश्चन 3 टाइम्स बाय हैंड करके आपने मुझे भेजना है। 3 टाइम्स बाय हैंड करके ये आपने मुझे पीडीएफ बना के भेजनी है। ये आपका होमवर्क है। और इसके बाद फिर जो अगले 3-4 क्वेश्चन है वो भी ट्राई करने हैं आपने सर कब तक भेजनी है? कल तक। मैं तो कहूंगा आज ही अभी अभी के अभी 3 बारी करके भेजना है, रात के 12 बजे से पहले पहले। सर कल तक नहीं होएगा? नहीं, मैंने कल तक नहीं कहा, मैंने कहा आज तक। सर आज तक तो हो ही नहीं पाए। ये क्वेश्चन 3 बारी आज तक हो जाएगा। मैंने अभी 35 मिनट मतलब 30-35 मिनट में किया है, तो आप लोग भी तो 30-30 मिनट में 3 बार करके 1.5 घंटा लगा सकते हो, आराम से हो जाएगा।